सुप्रभात मेरे भाई और बहनों। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा स्टाफिंग चैप्टर, जो कि बहुत ही फन चैप्टर है। और इसको समझाने के लिए हमेशा की तरह केस स्टडीज और बहुत सारे मीम्स लेके आया हूं, ताकि ये बिल्कुल चैप्टर दिमाग में छप जाए। और मेरा गोल आपका सिंपल ये है, बोर्ड्स में सीयूईटी में दोनों में फुल मार्क्स आप लेके आओ। और एनसीईआरटी है खास, बाकी सब बकवास। एनसीईआरटी से प्रॉपर लाइंस और वर्ड्स मार्क करवाता हुआ चलूंगा, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं और जिनको आंसर में लिखा है ना, नंबर नहीं कटेंगे। और इतनी गारंटी दे रहा हूं, अगर समझ नहीं आया ना, इंस्टाग्राम का हैंडल मेरा पिन कमेंट में है, जाके अपने घर के पास वाले मोमो की दुकान की मेन्यू भेज देना, वहां पे जो भी रेट होगा मैं भर दूंगा। पर गारंटी दे रहा हूं तुम्हें ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, स्टाफिंग होती क्या है यार? सब छोड़ो, एक बार जरा ये वीडियो देखो। ये एक जापानीज स्वीट है, इसको बहुत बड़ी आर्ट के थ्रू बनाया जाता है। ये देख रहे हो कैसे हाथ चल रहा है तेजी से, और ये हैमर चल रहा है इसको बिल्कुल गूंदने के लिए इसको। अब ये क्या है? देखो स्टाफिंग क्या है, समझो। स्टाफिंग की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, पुटिंग पीपल टू जॉब, पुटिंग राइट पीपल एट राइट प्लेसेस, इसको भी कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि भाई जिस तरीके का काम है, अब ये जो स्वीट है, इसको बनाने के लिए एक प्रॉपर क्राफ्टमैन चाहिए, जिसको सालों की प्रैक्टिस हो। नहीं तो अगर हथौड़ा एक बार ही गलत लग गया ना भाई, हाथ गायब है। तो ऐसे लोगों को जो इस आर्ट को, इतनी क्राफ्टमैनशिप को जानते हो, उसको ऐसी जगह पे लगाना जहां पे उसका प्रॉपर यूज हो पाए उनकी क्राफ्टमैनशिप का, इसे कहते हैं हम स्टाफिंग। ठीक, अब देखो क्या लिखा हुआ है बुक में डेफिनेशन। भाई ये सारी की सारी आपको जो मार्क देना नीचे मैं पिन कमेंट में दे दूंगा। ठीक, अब देखो ब्लू वाला है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है बट जानना इंपॉर्टेंट है। आफ्टर प्लानिंग एंड सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हमने पिछले दो चैप्टर क्या पढ़े थे? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। द नेक्स्ट इन मैनेजमेंट प्रोसेस इज टू फिल वेरियस पोस्ट प्रोवाइडेड इन द ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और क्या क्या वहां पे जॉब्स हैं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, उन जॉब्स में लोगों को डालेंगे। मैंने पिछले ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में बोला था, यहां ऐसे नहीं होता छोटी मोटी कंपनीज में जो हम छोटी दुकानें चलाते हैं कि भाई जैसे काम आया वो काम जो बंदा बैठा हुआ है उसे दे दिया। नहीं, एक बड़ी कंपनी में पहले प्रॉपर सारी जॉब सोची जाती है कि क्या 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 लोग होंगे, क्या क्या लोगों की नीड होगी, और फिर लोगों को लाया जाता है। ठीक, इन द सिंपलेस्ट टर्म स्टाफिंग इज, मैंने बता ही दिया, पुटिंग पीपल टू जॉब। इट बिगिंस विद वर्कफोर्स प्लानिंग एंड इंक्लूड्स डिफरेंट अदर फंक्शंस लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपनसेशन। ये सब कुछ जो है ना, अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, अभी पढ़ने ही वाले, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, और फिर जब तुम ये लाइन आके पढ़ोगे ना, तुम्हें ए टू जेड सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहां पे ना एनसीईआरटी में आपके स्टाफिंग की जो डेफिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तीन चार लाइनें और इंपॉर्टेंट है। स्टाफिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कहने का मतलब क्या है, स्टाफिंग का मेन गोल क्या होता है कि एक तो जो हमारे पास काम है उसको करने के लिए लोग हम लाते रहें, और जो लोग आ चुके हैं ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ये मेक श्योर करें कि भाई वो टिके हुए हैं, या फिर अगर कोई छोड़ के भी जा रहा है तो उसकी जगह कोई और बंदा आके काम कर रहा है। तो कीपिंग द जॉब फील्ड। ठीक है, अब यहां पे एक और लाइन क्या है, इन न्यू एंटरप्राइज द स्टाफिंग फंक्शन फॉलोज द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। यहां पे क्या कहा गया कि अगर एक नई ऑर्गेनाइजेशन, हम बिल्कुल नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टाफिंग जो होता है ना, वो प्लानिंग, हमने पुराने चैप्टर पढ़े थे ना, पहला प्लानिंग चैप्टर था, फिर ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर था, फिर उसके बाद स्टाफिंग करते हैं नई ऑर्गेनाइजेशन में। पर एक पुरानी कंपनी में जो ऑनगोइंग चल रही है, जिसका काम चल रहा है, उसमें स्टाफिंग लगातार चलता रहता है। कैसे चलता है अभी हम समझेंगे, राइट? तुम्हें ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी जब हम स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ लेंगे। अब देखो यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में छाप लेना। ह्यूमन रिसोर्स आर द फाउंडेशन ऑफ एनी बिजनेस। द राइट पीपल कैन हेल्प टेक योर बिजनेस टू द टॉप, द रॉन्ग पीपल कैन ब्रेक योर बिजनेस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, आपने एनरॉन एक बार सर्च करना, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो। एनरॉन वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी 1990s में। पर वो पता सबसे बड़ी कंपनी कैसे बनी थी? इन्होंने एक नया सीईओ रखा था, एक नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रखा था। इन दोनों लोगों ने मिलकर वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम किया। इन्होंने अकाउंटिंग में इतना झोल किया एनरॉन की वैल्यूएशन $70 बिलियन पहुंच गई थी अपनी पीक पे। 70 बिलियन मतलब 1 बिलियन में होता है 8,000 करोड़। कर लो 8,000 करोड़ को 70 से मल्टीप्लाई। भाई
उस कंपनी का फ्रॉड क्या निकल के आया कि ये सब वैल्यूएशन सब झूठी है। ये प्रॉफिट दिखाते थे कि हमारी कंपनी में इतना प्रॉफिट कमा लिया, हमने इतनी बड़ी ग्रोथ टारगेट अचीव कर लिए, वो सब कुछ जो था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में झूठ था। इन्होंने क्या किया, कोई डील साइन होती थी ना, उसके 10 साल के प्रॉफिट और जो भी रेवेन्यू आना है वो आज ही दिखा देते थे अपनी बुक्स में। कोई एसेट की इनकी बस बातचीत चालू हुई, वो एसेट की ओनरशिप आज ही दिखा देते थे अपने अकाउंट्स में। उसके बाद से ना अमेरिका में बहुत स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग रेगुलेशंस आ गए, राइट। बट ये जो बड़ा स्कैम था ये क्यों हुआ, क्योंकि टॉप पे 2 लोग बैठे थे जिन्होंने झूठ बोलना चालू किया पब्लिक और गवर्नमेंट से, और नीचे फिर सारे वो लोग हायर करते गए जिन्होंने सबने झूठ बोला। और जब ये स्कैंडल निकल के आया, बहुत लोग जॉब से गए, उसके अलावा कई इन्वेस्टर्स के हजारों करोड़ रुपए डूब गए और बहुत बड़ा स्कैम हुआ वर्ल्ड का। ठीक है, तो यहां पे क्या सीखा हमने कि भाई एक सही बिजनेस, सही लोग बिजनेस को कहां पहुंचा देते हैं। यार गूगल को देख लो, यूट्यूब गूगल का, एंड्रॉइड गूगल का, कैसे है भाई, इन्होंने खरीदा सही लोगों को, इन्होंने सही लोगों को लेके आए जिन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई, तो ये इतने बड़े हैं। और ये एनरॉन क्यों डूबा, क्योंकि लोग फ्रॉडस्टर थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो यहां पे जो पॉइंट्स दिए हैं ना, ये इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग दे रखा है 5 पॉइंट्स। भाई ये मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, स्टाफिंग प्रोसेस करेंगे सबसे पहले, और एक बार तुमने कर लिया ना, 50 सेकंड के अंदर अंदर तुम्हें ये पांचों के पांचों पॉइंट मैं चुटकियों में करा दूंगा। अच्छा, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाला भी अभी नहीं कर रहे, ये भी हम बाद में करेंगे। क्यों, स्टाफिंग प्रोसेस समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। और सुनो, एनसीईआरटी में ये भी है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। काट देना इस टॉपिक को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आना है, कटा हुआ सिलेबस में। ठीक है, अब समझते हैं स्टाफिंग प्रोसेस है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दीज रिक्वायरमेंट्स। देखो स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स की हम यहां बात कर रहे हैं कि अगर आपकी कंपनी में, नई कंपनी बना रहे हो, आपको लोग हायर करने हैं, पुरानी कंपनी है, लोग छोड़ के जाएंगे, नेचुरल है। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट, कि हमारे पास कोई काम है पर उसको करने के लिए लोग नहीं है, एक जॉब पोजीशन उसको फिल करना है। ठीक, तो ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम स्टाफिंग का काम करते हैं। दीज रिक्वायरमेंट, ये उन्हीं रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। मे अराइज इन केस ऑफ, कैसे बनती है रिक्वायरमेंट्स, कि अगर बिजनेस एक्सपैंड हो रहा हो, कोई हम बिजनेस में नया बिजनेस ऐड कर रहे हैं, वन और मे अराइज एज अ मैटर ऑफ नीड ऑफ रिप्लेसिंग दोज हु क्विट, रिटायर एंड आर ट्रांसफरिंग, प्रमोटेड फ्रॉम वन और फायर फ्रॉम द जॉब। ठीक है, हमारे लोगों की रिक्वायरमेंट कब बनती है, जब बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, करंट लोगों को या तो फायर करा गया है, या उन्होंने खुद छोड़ा है, या रिटायर हो गए हैं, या उन्हें प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, अब सुनो यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा है, बट जस्ट एज द फ्रेज वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। यहां पे क्या बोला गया है कि जो स्टाफिंग का प्रोसेस है ना, ये काफी डिफिकल्ट होता है। क्यों, क्योंकि आप एक जॉब पोजीशन निकाल दो, उसको करने के लिए बहुत लोग हो जाते हैं, पर भाई सबसे मुश्किल काम क्या होता है मैं तुम्हें दिखाता हूं। यार मेरा एक दोस्त है सनी गर्ग, आप इसके बारे में देखना। ठीक है, इस बंदे ने मैं इसको मतलब हम कॉलेज में साथ ही पढ़े हैं, ये बंदे ने अभी 15 करोड़ रुपए उठाए हैं, मार्केट से फंड रेज किया है लगभग 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे। ठीक भाई, ये इंसान जो है अभी रामजस कॉलेज से पढ़ा हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मेरा इससे डिस्कशन हो रहा था, और हमारा जब भी डिस्कशन होता है इस पे जरूर होता है कि यार लोग कहते हैं जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। दिक्कत ये नहीं है जॉब नहीं है, क्योंकि जो फाउंडर्स है ना, ट्रस्ट मी गाइस, मैं उन बहुत फाउंडर्स को जानता हूं, उनकी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की कंपनी है। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है लाइफ की क्या है भाई, लोगों के पास स्किल्स नहीं है काम करने के, लोगों के पास वो माइंडसेट नहीं है, वो नॉलेज नहीं है काम करने की। जॉब बहुत है, फाउंडर सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान है, यार बंदे मिल जाए जो काम कर दे, अच्छा काम कर दे, सिर्फ यही चाहिए लोगों को। फाउंडर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टाफिंग की है। तो यहां पे ये एनसीईआरटी ना बहुत कुछ जगह तो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज बताती है भाई, बस तुम्हें पढ़ाने वाला नहीं मिला आज तक। यहां पे क्या बोला गया है कि भाई जैसे अर्थ में 2/3 हर जगह वाटर है पर पीने लायक नहीं है, ऐसे ही स्टाफिंग प्रोसेस की ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसको यहां पे आगे बता रखा है। इन इवन इन सिचुएशंस वेयर अ सिंगल जॉब वैकेंसी माइट अट्रैक्ट फ्यू हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेंट्स, देयर इज अ चैलेंज ऑफ सेलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। ठीक है, एक पोस्ट ओपनिंग के लिए भाई 100 लोग अप्लाई कर देते हैं, पर उनमें से ढंग का बंदा भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और ये स्टाफिंग प्रोसेस हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें सबसे बेस्ट टैलेंट मिल पाए हमारे काम के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा ना ऊपर अभी, सही लोग पूरी कंपनी को टॉप पे ले जाएंगे और खराब लोग बर्बाद कर देंगे। ठीक है, तो चलो अब आ जाते हैं हम हमारी क्या एस्टिमेटिंग, हमारा स्टाफिंग प्रोसेस हम स्टार्ट कर लेते हैं समझना। पहला स्टेप क्या है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैं कह रहा हूं सब भूल जाओ, ये जरा देखो हमने ना
एक ढाबा खोलना है, ठीक है, हमारे पास एक ढाबा है, ढाबे का नाम हमने क्या रखा है, ठग्गू के लड्डू, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ठीक है। तो हमने ढाबा खोला है ठगने के लिए। अब वहां पे मानो हमने लगाई है 20 टेबल्स, 20 टेबल में हमने कहा कि हमने ऑब्जर्व किया कि यार एक टेबल को ना, सॉरी 5 टेबल को एक बंदा सर्व करता है, तो यानी हमें कितने, 4 सर्वेंट्स चाहिए। और हमने क्या कहा कि भाई 20 टेबल्स को सर्व करने के लिए लगभग लगभग 5 शेफ चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, अब समझना, मैं तुम्हें अब किताब की लैंग्वेज में समझाता हूं, बड़ा सिंपल सा काम है यहाँ पे, ठीक है, बड़ी फैंसी सी लैंग्वेज लिखी हुई है पर बात सीधी सीधी है। देखो हमारा क्या होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में, हम देखते हैं हमें कितने लोगों की जरूरत है, कितने लोग हमें नए लेके आने हैं अपने काम में, ठीक है। तो इसके लिए ना 2 प्रोसेस होते हैं, 2 चीजें होती है। सबसे पहले होता है वर्कलोड एनालिसिस। ये जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि भाई मैंने क्या देखा कि मेरे पास 20 टेबल है तो मुझे 4 लड़के चाहिए वेटर्स, तो ये क्या था, ये वर्कलोड एनालिसिस था कि मेरे पास कितना वर्कलोड है, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, वुड एनेबल एन असेसमेंट ऑफ द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब्स एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहां पे हमने बहुत सिंपल सी बात को बहुत टिपिकल भाषा में लिखा है कि ये असेस कर रहे हैं हमें कितने लोग चाहिए होंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। वर्कफोर्स एनालिसिस वुड रिवील द नंबर एंड टाइप अवेलेबल, राइट। अब यहां पे क्या है, पहला है वर्क, 2 अलग अलग चीजें, वर्कलोड एनालिसिस, सेकंड है वर्कफोर्स एनालिसिस। यहां पे क्या है, हमने देखा कि हमारे पास ऑलरेडी कितने लोग हैं, हमने कहा यार 2 वेटर्स तो ऑलरेडी हैं, 2 वेटर्स हम और लेके आने हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या कहा, हमारे पास ऑलरेडी 2 लोग हैं ना, तो बस 2 लेके आने। तो ये क्या करते हैं, एक्चुअल नंबर बताता है एंड टाइप बताता है जो हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो फिर अब हम इन दोनों को वर्कफोर्स और वर्कलोड एनालिसिस करके असेस कर लेते हैं। 2 वेटर्स है, 2 वेटर और चाहिए, 5 शेफ चाहिए थे हमें, टोटल वर्कलोड एनालिसिस में पता चला 2 हैं ऑलरेडी, 3 और लाने हैं। तो ये होता है वर्कफोर्स और वर्कलोड एनालिसिस, ठीक है। अब सुनो, यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें ये मेक श्योर करना है ना हम अंडरस्टाफ्ड हो और ना हम ओवरस्टाफ्ड हो। मतलब तुम्हें 4 वेटर चाहिए तो ऐसा ना हो 6 वेटर्स हैं, क्यों, ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट बढ़ेगी, फिर तुम्हें उनको फायर करना पड़ेगा लॉन्ग रन में। और अंडरस्टाफ्ड भी नहीं होना चाहिए, तुम्हें 4 वेटर चाहिए 3 होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर की कंप्लेंट आएगी कि भैया तुम्हारा बढ़िया चीज तुम नहीं दे रहे, राइट। तो ये है एस्टिमेटिंग जो हम अभी ऊपर पढ़ लेते हैं। अब जरा ऊपर वाली फैंसी भाषा को भी पढ़ लेते हैं, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट व्हाइल डिजाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगेन ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में पढ़ा था जो पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, ठीक है। वी अंडरटेक एनालिसिस ऑफ डिसीजन एंड डिसीजन मेकिंग लेवल्स एक्टिविटीज एज वेल एज रिलेशन अमंग देम विद द व्यू ऑफ इवॉल्विंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशन ऑफ बिजनेस। भाई बहुत फैंसी लैंग्वेज लिखी हुई है, तुम्हें कुछ नहीं यहां पे समझना, यहां पे बस सिंपल सी बात इतनी लिख के आ जाना अगर एग्जाम में आए कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हमने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें देखा था हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कितने लोग चाहिए थे। और अब यहां पे हमारा सिंपल क्या कर रहे हैं, हम वही समझ रहे हैं कि उन लोगों को कितने कितने लोगों से हमें भरना है, ठीक है। 10 वेरियस जॉब पोजीशंस आर क्रिएटेड, ठीक है। बस यही बताया ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में हमने भाई पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, उससे अब हमें पता चल गया कि कितने लोग हमें चाहिए, राइट। अब अगला क्या आ जाता है हमारा रिक्रूटमेंट। अब यहां पे मैं तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिप दिखाना चाहता हूं, ये देखो, ये मैंने पुराने भी चैप्टर्स में दिखाई है अश्नीर ग्रोवर की। मैं जब भारत में चला रहा था, आई बिकेम इनफेमस फॉर सेइंग मैं हर टेकी को BMW बाइक दूंगा। मैं अपना एक फंड रेज करने गया, मेरे पास 60 पीपल टेक टीम थी, मैं वापस आया 40 पीपल रह गए। सो मैंने बोला 3 लाख रुपए की कौन सी बाइक मिलती है, दे सेड कि सर एक BMW की बाइक आती है 3 लाख रुपए की। मैंने सिर्फ एक लिंक्डइन पोस्ट डाल दिया, एनी इंजीनियर हु जॉइंस भारत पे विल गेट अ BMW बाइक। बॉस विद इन 12 आवर्स इट बिकेम वायरल। मैं जब भारत में चला रहा था, अब ये क्या था समझना, देखो जब आप एक कंपनी चलाते हो, ठीक है, हमें क्या लगता है हम ना सिर्फ इंटरव्यूज के बारे में, ग्रुप डिस्कशन, इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, पर एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। क्या होता है, एक कंपनी ना भाई जैसे मार्केटिंग करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट की, जिससे कि पता चले लोगों को कि यार मैं ना डिटर्जेंट बेचता हूं, मैं ना चाय बेचता हूं, तो मेरे को मार्केटिंग करनी पड़ेगी ना, मैं एड्स चलाऊंगा सोशल मीडिया पे या लोकल पैम्पलेट बटवाऊंगा। इसी तरीके से कंपनीज को ना अगर कोई हायरिंग करनी होती है, कोई जॉब पोजीशन की आती है, उनको भी प्रॉपर रिक्रूटमेंट करनी, मार्केटिंग करनी पड़ती है, और उस मार्केटिंग को कहते हैं हम हायरिंग के टर्म्स में रिक्रूटमेंट। और सिंपल वर्ड्स में बताता हूं, अगर तुम्हें पूरी दुनिया को बताना है कि भाई मेरी एक जॉब पोजीशन खुली है,
इसको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट, कि भाई आओ मेरे पास अप्लाई करो। अब हम ये क्यों करते हैं भाई, हमें ताकि अच्छा टैलेंट, बेस्ट टैलेंट मिल पाए, जितने पॉसिबल लोग हो जो कि हमारी जॉब में फिट हो वो आके हमारे पास अप्लाई करें, ताकि हम उनमें से बेस्ट चूज कर पाए। रिक्रूटमेंट क्या है, प्रोसेस है, पार्ट, इसमें स्टेप में हम क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट्स। रिक्रूटमेंट मे बी डिफाइंड एज, ठीक है, एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिम्युलेटिंग देम। मैं क्या कहता हूं, बिजनेस स्टडी से पहले इंग्लिश सीखो। स्टिम्युलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई जितने भी पर्सपेक्टिव कैंडिडेट्स हैं जो कि हमारे यहां फिट हो सकते हैं, उनको इनवाइट करना और स्टिमुलेट करना, मतलब उन्हें मोटिवेट करना कि भाई हमारे पास आके अप्लाई करो। ठीक है, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स लोकेटिंग पोटेंशियल कैंडिडेट एंड डिटरमाइनिंग द सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट। ठीक है, इस स्टेप में हम देखते हैं कि कैसे, कहां से लोगों को इनवाइट करना है। इसके बहुत सारे हमारे पास तरीके होते हैं और ये अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं। हमारा एक टॉपिक होगा प्रॉपर सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, अभी के लिए तुम सिंपल भाषा में बस ये समझ लो कि हम लोगों को इस स्टेप में इनवाइट करते हैं कि भाई हर जगह जाके ब्रॉडकास्ट करते हैं, जॉब पोजीशन है, आके अप्लाई करो। ठीक है, सिलेक्शन क्या है, अब ये तो तुम्हें ऑलरेडी कहीं ना कहीं पता है। ठीक, यहां पे क्या होता है भाई, जिन लोगों ने अप्लाई किया, बहुत हजारों लोगों ने अप्लाई किया, अब हम सेलेक्ट करेंगे कि भाई किसको हमें रखना है। ठीक, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट डेवलप्ड एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के बाद हम सिलेक्शन करते हैं, जितनी एप्लीकेशन आई है उसमें से बेस्ट लोग सेलेक्ट करेंगे। पर यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है, इट इंश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द बेस्ट अमंग अवेलेबल। ऑब्वियसली सिलेक्शन प्रोसेस का भाई मेन काम तो क्या होता है कि हमारा भाई हम जीडी लेते हैं, हम टेक राउंड लेते हैं, हम कंप्यूटर राउंड लेते हैं, हम पर्सनालिटी राउंड लेते हैं, एचआर राउंड लेते हैं, इंटरव्यू होता है, उसके बाद हम बंदे को चूज करते हैं। क्यों? ताकि बेस्ट बंदा मिल सके। बट एक चीज जो तुम लोगों को अभी नहीं पता, इट एनहांसेस द सेल्फ एस्टीम ऑफ प्रेस्टीज of those selected and conveys to them the seriousness with which the things are happening done in the organization। यहां पे क्या होता है, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं और जो लोग कंपनी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, ये उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि वो जब लोग देखते हैं कि यार इतने हजारों लाखों लोग आए थे, उनमें से मैं सेलेक्ट हुआ, तो यार यानी मेरे में कुछ खास बात है। अब मैं तुम्हें एक बहुत मजे की चीज बताता हूं। मैं जब एसआरसीसी में था, ठीक है, 2014 में मैंने एडमिशन लिया था। अब मैं थोड़ी सी तुम्हें एक एडल्ट चीज दिखाने वाला हूं। अगर तुम बच्चे हो तो भाई तुम स्किप कर सकते हो। एसआरसीसी का फेस्टिवल हुआ था, वहां पे एक ब्रांड ना अपना एडवर्टाइजमेंट करने आया था और उनका एड देखो भाई सब उन्होंने क्या बनाया था, ये बहुत वायरल हुआ था। ठीक है, एड का नाम, ठीक है भाई, इन लोगों ने क्या कहा, अनलाइक एसआरसीसी एडमिशन एनीवन कैन गेट एसटीडीज। ठीक है, अब भाई जिनको समझ में आगे नहीं आया तो कोई बात नहीं। पॉइंट बीइंग, यहां पे इन्होंने क्या एम्फेसाइज किया कि भाई एसआरसीसी एडमिशन इतने डिफिकल्ट है कि बहुत लाखों में एक बंदे को मिलता है, पर ये एसटीडीज किसी को भी मिल सकते हैं। यहां पे क्या है भाई, इस बैनर को देख के एसआरसीसी बच्चे बहुत खुश हुए, तो भाई हर किसी ने अपनी स्टोरी पे लगाया था। क्यों? ये फनी है और ये सेल्फ एस्टीम दिखाता है उन बच्चों की कि भाई हम एसआरसीसी में सेलेक्ट हुए ना, लाखों में एक है हम। ठीक है, ऐसे ही किसी की माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लगती है, गूगल में जॉब लगती है, आईएम में आपका एडमिशन होगा, सुखदेव में आपका एडमिशन होगा। क्या आप इस चीज से बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट नहीं करोगे? क्या आप उस चीज को देख के सेल्फ एस्टीम नहीं आपकी बढ़ेगी कि मैंने लाखों लोगों में से इस चीज को क्रैक करा है? तो क्या होता है, जितना स्ट्रिक्ट सिलेक्शन प्रोसेस होगा ना भाई, उतना ही ज्यादा जो आपके सेलेक्ट हुए हैं उनको सेल्फ एस्टीम देगा कि भाई सीरियस है ये ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं भी यहां सेलेक्ट हुआ तो मैं भी सीरियस इंसान हूं। अब क्या आता है, प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। भाई देखो, सिंपल भाषा में मैं तुमसे पूछता हूं, एक बात सुनो, जब तुम लाइफ में पहली बार जॉब जाओगे, खुद सोचना, या तुमने कभी लाइफ में स्कूल चेंज कराओ, ट्यूशन जब तुमने कभी नहीं ज्वाइन की हो, घर आते ही सबसे पहले क्या सवाल पूछा जाता है तुमसे तुम्हारे फैमिली वालों के द्वारा? हाँ भाई कैसा रहा दिन? मैं जब एसआरसी में पहला दिन गया था ना भाई, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम किसी कॉलेज को जब ज्वाइन करोगे फ्यूचर में, तो पहले दिन क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन डे। ओरिएंटेशन डे में क्या होता है, कॉलेज के प्रिंसिपल या कॉलेज के हेड आते हैं। जॉब में भी यही होता है, जॉब में एग्जैक्टली यही चीज होती है। किसी भी कंपनी को ज्वाइन करोगे भाई, कंपनी का हेड आएगा कोई, और वो तुम्हें आके बताएगा कि यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी महान है, हम लोगों ने क्या क्या सोसाइटी के लिए किया, कितनी बड़े हम ग्रोथ हो चुके हैं, हमारे यहाँ हमारे एम्प्लॉयज ने क्या क्या उखाड़ा जिंदगी में। ये क्यों होता है, समझ रहे हो बात को? हर कोई क्यों करता है ये चीज? द एम्प्लॉयज गिवन अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन अबाउट द कंपनी एंड इज इंट्रोड्यूस्ड टू हिज सुपीरियर्स। ठीक है भाई, उनको प्रॉपर
ब्रीफ बताया जाता है कंपनी के बारे में, सबऑर्डिनेट एंड द कलीग्स, और अपने सीनियर सबऑर्डिनेट और कलीग से मिलाया जाता है। ही इज टेकन अराउंड द वर्क प्लेस एंड गिवन द चार्ज ऑफ द जॉब ही हैज बीन सेलेक्टेड, और उसको पूरी वर्क प्लेस दिखाई जाती है, ऑफिस वगैरह दिखाया जाता है, और वो जगह दिखाई जाती है जहां के लिए उसके लिए सिलेक्ट हुआ है। पर ये वेरी क्रूशियल क्यों है एंड मे हैव अ लास्टिंग इंपैक्ट ऑन हिज डिसीजन टू स्टे एंड ऑन हिज जॉब परफॉर्मेंस। ये बहुत क्रूशियल चीज है क्योंकि ये एक लास्टिंग इंपैक्ट देता है कि भाई वो रुकेगा इस कंपनी में या फिर उसकी जॉब परफॉर्मेंस कैसी होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई अगर तुमसे आके कोई पूछता है हाँ भाई कैसा दिन रहा, और तुम कहोगे भाई मेरी तो कंपनी नेक्स्ट लेवल है, भाई साहब उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चीजें करी है जिंदगी में, ये उखाड़ा है, मेरे को तो मजा आ गया वर्क प्लेस में जाके, आज इतने बढ़िया बढ़िया सीनियर्स मिले, मेरे कलीग्स इतने शानदार लोग हैं, तो भाई तुम्हारी कंपनी सेल्फ एस्टीम जोड़ देती है उस जॉब से। अब कल को तुम्हारे लिए उसको क्विट करना मुश्किल होगा। क्यों? तुमसे लोग आगे पूछेंगे भाई क्यों छोड़ दी, तू तो इतनी तारीफ कर रहा था जॉब की, तो तुम बुराई नहीं कर पाओगे जल्दी से। ठीक है, तो ये क्या होता है, ओरिएंटेशन करवाते हैं और आप एक अच्छी परफॉर्मेंस दो। अगर आपको ये लगेगा पहले दिन आती है यार कितनी अमेजिंग जगह का मैं पार्ट बन गया हूं, एसआरसीसी, सुखदेव, हर जगह बहुत तगड़ी ओरिएंटेशन होती है, तो आपको उससे सेल्फ एस्टीम आती है, मोटिवेशन आती है, यार मैं इतनी जगह बढ़िया तगड़ी जगह का पार्ट बन गया, अब तो मुझे भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओरिएंटेशन इज दस, क्या है ओरिएंटेशन की एक्चुअल डेफिनेशन? इंट्रोड्यूसिंग सेलेक्टिव एम्प्लॉयज टू अदर एम्प्लॉयज एंड फेमिलियराइजिंग हिम विद द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन क्या होती है? आपके कलीग से, कंपनी से आपको फेमिलियराइज कराना और जो भी पॉलिसीज फॉलो होती हैं। अब कॉलेज में एडमिशन फर्स्ट डे पे आपको बताई जाएंगी, आपका टाइम टेबल क्या है, कौन कौन सी रैगिंग आपको अलाउड नहीं है, आपको कौन कौन सी चीजें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कॉलेज में, तो ऐसे पॉलिसीज बताई जाती हैं। ये ओरिएंटेशन है। प्लेसमेंट क्या है? प्लेसमेंट रेफर्स टू द एम्प्लॉय। ठीक है, प्लेसमेंट थोड़ी अलग चीज है, ओरिएंटेशन में इंट्रोडक्शन है, प्लेसमेंट में क्या है? रेफर टू द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और पोस्ट विच द पर्सन हैज बीन सेलेक्टेड। ठीक है, ये बेसिकली वो है कि आपको एक्चुअल उस सीट पे जाके बिठाना कि भाई इस काम के लिए तुझे सेलेक्ट किया गया था, ये रहा तेरे बैठने की जगह, ये रहे तेरे सारी चीजें जो तेरे को रिक्वायर्ड है, लैपटॉप, नोटबुक, जो भी चीजें, बुक वगैरह रिक्वायर्ड है काम करने के लिए, और कल से ऐसे ऐसे काम चालू करना है। ये होता है आपका प्लेसमेंट। ठीक है, अब आ जाता है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है समझना। मैं सबसे पहले तो तुम्हें बहुत क्रेजी एग्जांपल देना चाहता हूं। तुमने क्या अर्नेस्ट यंग का नाम सुना है? वर्ल्ड की टॉप 4 अकाउंटिंग फर्म है, बिग 4 जिन्हें कहते हैं, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट का बहुत एक सपना होता है कि उनका भाई वो ज्वाइन कर पाए इन कंपनीज को किसी लाइफ में, अपने टाइम में। कौन सी है? अर्नेस्ट यंग, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, डेलॉयट, केपीएमजी, ये 4 बिग अकाउंटिंग कहलाती है। पर इनकी मैं तुम्हें सबसे बड़ी बात बताऊं, ये सैलरी देती है फ्रेशर्स को 20,000 से 30,000 रुपए पर मंथ। पर दुनिया क्यों मर रही है इन कंपनीज में काम करने के? और इनकी वर्किंग एनवायरनमेंट भाई साहब 8 से 10-12 घंटे दिन का काम कराया जाता है, वीकेंड्स को भी काम करवाया जाता है। ठीक है, पर फिर भी क्यों दुनिया मर रही है यहां पे काम करने के लिए? क्योंकि यहां की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर इन कंपनीज में आपने एक बार जॉब कर ली ना, 1 या 2 साल के लिए, दुनिया को पता है ये इतना ब्रांड नेम है, इतनी तगड़ी ट्रेनिंग करवाते हैं लोग अपने एम्प्लॉइज पे कि भाई आगे जाके ना तुम्हें इसका 5-6 गुना सैलरी तक इंक्रीमेंट मिल सकता है। और अगर तुम्हारे रिज्यूमे में तुम मास्टर्स करने जाओ और कहीं जॉब करने जाओ, ईवाई या इनका नाम लिखा हुआ है, तो भाई तुम्हें हायरिंग तुम्हारी बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि पता है हर इंसान को ये 4 कंपनीज में कोई जॉब करके ना वो ट्रेनिंग भयंकर लेके आए, तो इसका फायदा ये कंपनीज भी उठाती है। इनको पता है हमारा बहुत अच्छा ब्रांड वैल्यू है, तो इसलिए बहुत कम सैलरीज देती है। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे अब समझो, अब समझते हैं। व्हाट पीपल सीक इज नॉट सिंपली अ जॉब बट अ करियर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लोगों को सिर्फ जॉब नहीं चाहिए काम करने, उन्हें करियर चाहिए। करियर लॉन्ग टर्म चीज होती है कि मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा हूं लॉन्ग टर्म में। ठीक है, एवरीवन मस्ट हैव द अपॉर्चुनिटी टू राइज टू द टॉप। द बेस्ट वे टू प्रोवाइड सच अपॉर्चुनिटीज टू फैसिलिटेट एम्प्लॉय लर्निंग। ठीक है, हर कोई टॉप पे जाना चाहता है, और टॉप पे जाने का, अपने लाइफ में ग्रो करने का क्या तरीका है? लर्न करना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन either have in-house training center और have forge alliances with trainers। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, या तो वो इन हाउस ट्रेनर्स हायर कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन, या बाहर से लोगों को बुलाते हैं। अब मैं भी तुम्हें बताऊं, मैं भी लगभग लगा लो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट हर कॉलेज में जा चुका हूं कुछ ना कुछ सेशन लेने। ठीक है, कभी मोटिवेशनल स्पीकर, कभी जज, कभी किसी तरीके का ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, चाहे एसआरसीसी हो, सुखदेव हो, मैं इन सब कॉलेजेस में जा चुका हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या है, वो बाहर से लोगों को बुला देते हैं। इफ एन एम्प्लॉय मोटिवेशन इज हाई, देयर कंपिटेंसी स्ट्रेंथन एंड दे परफॉर्म बेटर एंड दस कंट्रीब्यूट मोर टू द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी। ठीक है, अगर देखो आप अपने एम्प्लॉय को अच्छा ट्रेन करोगे
तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बेहतर आउटपुट निकालेगा। ओनली एबल टू अट्रैक्ट बट ऑल्सो रिटेन इट पीपल। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, अगर आप अपनी रेगुलर ट्रेनिंग करवाते हो, जैसे मैंने ईवाई का एग्जांपल दिया, मैं क्या कहा, 25, 20, 25, 30 हजार में भाई साहब इतना काम करवाते हैं, फिर भी लोग क्यों रुकते हैं? क्योंकि उन्हें पता है हर 6 महीने में, हर 3 महीने में ऐसी ट्रेनिंग होगी भाई साहब कंपनी में, जो कि मेरे को लॉन्ग टर्म में भयंकर फायदा देगी अगर मैं कल को स्विच करता हूं तो। ठीक है, as discussed earlier in the most organization there is a separate human resource। देखो ये मैंने अभी स्किप करवा दिया था, इसलिए इस बात को अभी के लिए छोड़ दो। ठीक है, यहां पे क्या कहा गया है सिंपल सी, कि हमारा स्टाफिंग प्रोसेस में ना 4 चीजें हमने पढ़ ली है, चारों होती है। बट अगर आपका बड़ी कंपनीज जो होती है ना, देखो जो छोटी कंपनीज होती है उनमें तो जो मैनेजर्स होते हैं वो अलग से कोई ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या कोई नहीं बनाते, वो खुद ही काम कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने तुम्हें हमारा बताया था एग्जांपल, एडू कैप्टन का तुम चैनल देख रहे हो, हम कोर्सेस सेल करते हैं एसआरसीसी सुखदेव इन सबके एडमिशन के लिए। भाई यहाँ पे हमने कोई एचआर नहीं हायर कर रखा, क्योंकि 10-15 लोगों की कंपनी है, मैं ही सबसे डायरेक्टली डील कर लेता हूं, मैं ही उनकी ट्रेनिंग भी करवा देता हूं, मैं ही सिलेक्शन कर लेता हूं, मैं ही रिक्रूटमेंट करता हूं, मैं ही सब कुछ कर लेता हूं। बट जो बड़ी कंपनीज होती है उसमें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एक अलग से होता है, तो उनके 3 काम और हो जाते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, पहला होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, मैं तुम्हें एक बड़ी अजीब सी मीम वीडियो दिखाता हूं, तुम्हें समझ में आएगा फिर थोड़ा सा, एक बार ही देखो विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट। Performance review as my dog. Number 1, I notice you have been eating things that you should really just be sniffing. I had to pull an entire stick out of your butt the other day. Number 2, on your resume, when you applied to this role, you said you were a retriever. You have not retrieved a single thing since coming here. In fact, you usually steal things and never bring them back. Number 3, some people have been complaining that you have been sniffing their butts and licking their faces. We just can't do that in a workplace setting for obvious reasons. अब तुमने देखा, समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है? वैसे थोड़ा फनी सा है, ऐसा ऑब्वियसली जॉब में नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या था, ये डॉग है उसका, वो क्वार्टरली परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, हर 3 महीने में बैठ के आपका मैनेजर आपको ऐसे पॉइंटर्स देता है, जैसे हमने डॉग को दिए कि भाई तुम्हारे काम में ये कमियां हैं, ये चीजें तुमने नहीं करी हैं, आगे से प्लीज इनको इंप्रूव कर लेना। ठीक है, क्या है यहां पे समझना, ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव सम फॉर्म ऑफ फॉर्मल मींस ऑफ अप्रेजिंग देयर एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। अप्रेजिंग का क्या मतलब है, इंग्लिश सीखो आपकी बीएससी पे आने से पहले। ठीक है, अप्रेजिंग का मतलब क्या है, असेस करना, और अगर कोई अच्छा है तो उसे अप्रिशिएट करना, और कमी है तो कमी बताना। परफॉर्मेंस अप्रेजल मींस इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉइज करंट और पास्ट परफॉर्मेंस एज ऑर्गेनाइजेशन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। कि भाई अगर सेल में हमारा टारगेट इस साल मतलब पिछले 3 महीने का हर महीने 50 का था, तुम्हारी 40 हुई है तो उस हिसाब से तुम्हें फीडबैक मिलेगा, तुम्हारी 60 हुई है तो उस हिसाब से फीडबैक मिलेगा। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का सिंपल मतलब ये होता है। और वैसे रियलिस्टिक बुक में मेंशन नहीं किया हुआ, बट रियलिस्टिकली अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक मतलब ये भी होता है कि आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको कुछ सर्टेन अमाउंट बोनस भी मिलेगा अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो। ठीक है, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, ये तो तुम्हें भाई ऑब्वियसली तुम्हें पता ही है यार प्रमोशन का क्या मतलब है। मैनेजर्स नीड टू डिजाइन एक्टिविटीज टू सर्व एम्प्लॉइज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑल्सो, दिस मस्ट एनकरेज एम्प्लॉइज टू ग्रो एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। मैनेजर्स को एम्प्लॉइज की ग्रोथ पूरी दिमाग में रखनी पड़ती है। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, जो लोग अच्छी कंपनीज में अच्छी पोजीशन में 10-10, 15-20 साल से काम कर रहे हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। एंड सबसे कॉमन चीज उनसे पूछना, तुमने आज तक स्विच क्यों नहीं किया? ऐसी कंपनीज में लोग इतना लंबा सिर्फ तब टिकते हैं जहां पे ग्रोथ होती है। ठीक है, अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, उसके बाद उससे क्या होता है, ग्रोथ होता है, प्रमोशन होता है। देयर एफर्ट टू बीइंग प्लेस्ड इन अ पोजीशन ऑफ इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी प्रमोशन का फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? जब आपको इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, दे यूजुअली मीन मोर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। और इसका क्या मतलब होता है कि भाई आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, पे भी मिलेगा और जॉब सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा क्योंकि आप ऊंची पोजीशन पे हो। ठीक है, कंपनसेशन क्या है? कंपनसेशन अगेन इंग्लिश सीख के आओ गूगल से पहले एक बार। कंपनसेशन का क्या मतलब होता है कि हम आपने किसी एम्प्लॉय ने हमारे लिए काम पे वो आया, उसने हमारे लिए काम किया, तो हम उसको बदले क्या दे रहे हैं? अब ऑब्वियस ही बात है तुम्हारे दिमाग में, और भैया सैलरी दे रहे हैं, नहीं। एक कंपनी में बहुत सारी चीजें दी जाती है सैलरी के अलावा एम्प्लॉय को कंपनसेट करने के लिए, यानी
उसने जो भी काम किया उसके बदले उसको रिवॉर्ड करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू एस्टैब्लिश वेजेस एंड सैलरी प्लान फॉर देयर एम्प्लॉइज। देयर आर वेरियस वेज टू प्रिपेयर डिफरेंट पे प्लान्स डिपेंडिंग ऑन द वर्थ ऑफ द जॉब। ठीक है भाई, हर कंपनी को देना पड़ता है कुछ ना कुछ, क्योंकि उसने एम्प्लॉय ने काम किया है, और अलग अलग तरीके होते हैं हर तरीके के जॉब के कि आप कौन सा पे मेथड जाओगे। मैं तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग मेथड बताता हूं जो तुम्हें नहीं पता होगा। ठीक है भाई, जो नए स्टार्टअप्स होते हैं, जैसे मैंने अभी तुम्हें सन्नी का एग्जांपल दिया था, ये लोग पता मोटा मोटा क्या करते हैं, कोई टेक का बंदा है जिसको ऐप डेवलप करने के लिए लाना है कंपनी में या वेबसाइट बनाने के लिए लाना है, हमें क्या लगता है सिर्फ सैलरी दी जाती नहीं भाई। एक नए बंदे को ना सैलरी तो दी जाती है, जैसे उसे 40 लाख की सैलरी दी, पर 20 लाख के उसे कंपनी के शेयर दे देते हैं, ईसॉप्स दे देते हैं जिसे हम कहते हैं, मैं बहुत टेक्निकल नहीं जाऊंगा, ईसॉप दे देते हैं। ये ले भाई 20 लाख के ईसॉप, ये शेयर हो गए, कल को कंपनी हमारी 10,000 करोड़ की बनेगी ना, तो तू इन शेयर्स को बेच के कई करोड़ कमा लियो। और एप्पल के इनफैक्ट जो अर्ली इंप्लॉइज थे ना, आज की डेट में 100 करोड़ के मालिक बन गए, क्योंकि एप्पल ना अपने पे में 2000 ईयर में भाई लोगों को पैसे के साथ साथ अपने शेयर भी दे देती थी। ठीक है, तो यहां पे क्या है, कंपनसेशन देयरफॉर रेफर टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पे एंड रिवॉर्ड्स गोइंग टू द एम्प्लॉइज। किसी भी तरीके का पे और रिवॉर्ड एम्प्लॉय को जो जा रहा है उसे कंपनसेशन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ जाता है, यहां पे पेड इंश्योरेंस, वेकेशंस भी आ जाता है, राइट। या इन्होंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। अब समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बताया हुआ है, दो तरीके के हमारे कंपनसेट करने के तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट, ठीक है, जिसमें टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, राइट। यानी क्या है, एक तो आपका तरीका क्या है, आप पैसे दे दो, पैसे दो तरीके से देते हो, एक तो टाइम का तो देते ही देते हो जो मंथली फिक्स पे होता है, एक होता है परफॉर्मेंस बेस का कि भाई देख, अगर तूने महीने के 50 की जगह 70 सेल कर दी तो हर सेल पे मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। तो ये क्या हुआ, ये परफॉर्मेंस बेस हुआ। टाइम बेस क्या हुआ, मंथली, वीकली, डेली के हिसाब से हमने पे फिक्स कर लिया। ठीक है, अब ये तो सारा तुम एग्जांपल एनसीईआरटी से खुद ही पढ़ लेना। और उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स होती है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, पैसे देते हाथ में नहीं देते, हम कुछ और सर्विस प्रोवाइड करवा देते हैं। वेकेशन दे दी, इंश्योरेंस करा दिया एम्प्लॉय का, मैंने बताया ना ईसॉप्स दे दिए, तो ये होता है। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या खत्म होता है, स्टाफिंग का प्रोसेस। अब सुनो, हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग पे, पर उससे पहले भाई अगर तुम अभी तक लेक्चर देख रहे हो ना, तुम्हें यानी समझ तो आ रही है ये चीजें, और तुम्हें मेरे एग्जांपल्स बिल्कुल जबरदस्त लगे हैं। तो मैंने इतनी मेहनत करी, मेरा गला सूख गया बोलते बोलते, तुम छोटी सी मेहनत कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, और कमेंट्स में जरूर बताना कैसी लग रही है वीडियो, कैसा लग रहा है सारा पढ़ाया हुआ। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जानना। ठीक है, और मेरा सपना है 10,000 बच्चों को मैं पढ़ा पाऊं, और वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब तुम ये वीडियो जाके अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करोगे, भैया के एक बार लेक्चर देखो जाके। चलो अब ना सुनो, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग मैं कुछ सेकंडों में खत्म कराऊंगा, तुमने सब पढ़ लिया अभी, ये बेफालतू में हम पहले पढ़ते ना, मेरे को अलग से समझाना पड़ता। हेल्थ इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या करते हैं, हम डिस्कवर करते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं बढ़िया बढ़िया लोग। मेक्स फॉर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस आती है कंपनी की क्योंकि हम सही लोगों को सही जगह पे डालते हैं। ठीक है, इंश्योर्स कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज थ्रू द सक्सेशन प्लानिंग फॉर मैनेजर। हमने क्या पढ़ा, हमने ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा, हमने कंपनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, इन सब के बारे में पढ़ा। ठीक है, उससे क्या होता है कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ रखे, ताकि जो लोग है ना करंट, वो भी ग्रो करें, वो सेटिस्फाइड फील करें, और वो हमारी कंपनी के लिए और बेहतर काम करते जाए। ठीक है, हेल्थ एंड इंश्योरेंस ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बाय अवॉइडिंग ओवरमैनिंग और अंडरमैनिंग। यहां पे क्या है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमने पढ़ा था ना, ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग हम वर्कलोड वर्कफोर्स एनालिसिस में निकालते हैं, तो इस चीज में यहां पे क्या ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होती है, क्योंकि हम ना ओवर स्टाफिंग करते हैं ना अंडर स्टाफिंग। इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन मोरल ऑफ एम्प्लॉइज थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, फेयर रिवॉर्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। ये भी हमने अभी वही पढ़ा था, कंपनसेशन वाला और परफॉर्मेंस अप्रूवल वाला, कि जो एम्प्लॉइज हैं वो हमारे खुश रहते हैं जॉब में। ठीक है, तो भाई ये सब कुछ था इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अब हम अगले में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग का हम और ज्यादा ढंग से डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप तुम्हें पसंद आया हो। लाइक कर देना याद से वीडियो, कमेंट कर देना। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।